हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और थंबनेल देख के आप लोग आज की वीडियो का सार समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने आए हैं। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने आए हैं सिलेबस पर। मतलब आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ। एक तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब जिनको भी डाउट थी इन चीज़ों में कि मेंस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-सा पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये जितने भी आपके डाउट हैं, आज मैं सब क्लियर कर दूँगी। बेसिकली जो बिगिनर हैं जिनको एमपीएसआई के एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो वो लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको प्री और मेंस के सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगी कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो स्टे ट्यून्ड बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप में से ज्यादातर लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होगा, लेकिन जिसे भी नहीं पता है उसको आज मैं क्लियर कर देने वाली हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ना मैं स्क्रीन पर मेंशन करने का प्रयास करूंगी कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स जो हमारा होता है, पहले तो हमारा प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स में हमारा होता है 100 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और टोटल मतलब 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं रहती, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी प्रीलिम्स के पेपर में नहीं होती है। दूसरी बात, जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रीलिम्स का मार्क्स है, ठीक है, जो आप प्री में गेन करोगे, तो वो आपके मेंस में और लास्ट में मतलब फाइनल तक में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ वो मेरिट बनेगी, जैसे कि आपने जितने भी मार्क्स पाए तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी मेंस में क्वालिफाई होने के लिए, कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मेंस में क्या है। ठीक है, तो मेंस की चीजें क्या है? तो मेंस में आपके ना दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका दो मतलब भाग रहते हैं, बेसिकली पार्ट का और खा, और ऐसे ही पार्ट मतलब पेपर 2 में भी का और खा करके दो भाग रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में जब मतलब समझेंगे तब बात करेंगे। लेकिन अभी पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि मेंस का क्या होता है। तो मेंस में आपका ना एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर में। ठीक है, हर पार्ट से लगभग 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर वन के पार्ट 1 और 2, मतलब पार्ट का और खा में दोनों से 50-50 नंबर के क्वेश्चन लगभग आते हैं। ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का एक पेपर आपका होता है। ठीक है, दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं, 2-2 घंटे के गैप में होते हैं दोनों पेपर। तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। और जो भी चीजें हैं आपका, इसमें सबसे बड़ा जो चीज है वो माइनस मार्किंग है, कि आपका जो मेंस होता है उसमें माइनस मार्किंग वाली चीजें होती हैं। मतलब आपका 1/3 माइनस मार्किंग इसमें होता है। अब मैं इसको आपको सिंपल कैलकुलेशन करके सिखा मतलब समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा चीजें। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस प्रकार की माइनस मार्किंग होती है। तो अगर मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें से आपके 30 सही हैं और 10 गलत हैं। ठीक है, तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? तो अगर आपके 30 सही हैं तो इसके हिसाब से जो 3 गुना आपका मार्क्स बनेगा वो 90, और अगर आपका ये 10 गलत है तो इसी 90 में से आपका 10 कट जाएगा, मतलब 10 नंबर आपका कट जाएगा, तो टोटल आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको कि किस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, फिर आपकी जो इंटरव्यू वाली चीजें होती हैं, तो आपका इंटरव्यू और फिजिकल दोनों सेम डेट पे होता है। इंटरव्यू और फिजिकल के बीच में आपका 40 to 50 मिनट का गैप होता है। जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होता है तो मतलब आपको ले जाया जाता है दूसरे रूम में, आपको चेंज करना रहता है, फॉर्मल ड्रेस पहननी रहती है, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए बता दिया। ठीक है, और फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे,
लेकिन उनका फिजिकल नहीं बन पाया, इसके कारण वो निकल गए। बताइए, प्री मेंस निकालने के बाद मतलब एक स्टेप में निकल जाना बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको कैसे फिजिकल में चीजों में गलती नहीं करनी है, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊंगी। हम लोगों को सिर्फ फिजिकल में 15 से 20 दिन का टाइम मिला था, 15 दिन का टाइम मिला था, उतने में हमने हमारा फिजिकल निकाला है। वो कैसे निकाला है उसके उससे रिलेटेड चीज भी मैं आपको बताऊंगी। शूज का कितना रोल होता है, डाइट का कितना रोल होता है, ये सारी चीजें मैं आपको फिजिकल वाली वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी फिजिकल। और फिर मैं एक वीडियो मेडिकल से रिलेटेड में भी बनाऊंगी, जिन लोगों को भी डाउट है कि चश्मे का क्या सीन रहता है, जिन लोगों को डाउट है कि क्या क्या मेडिकल में चीजें होती हैं, तो मैंने सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं सब आपको शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सिलेबस को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस में हमारे क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें, तो प्रीलिम्स के सिलेबस में हमारे टोटल हमें 10 सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या क्या? हिंदी, इंग्लिश, और ये जो आपका विश्लेषण क्षमता और आपका ये तर्क शक्ति, मतलब ये मैथ रीजनिंग है मेनली, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका हिस्ट्री, विज्ञान मतलब साइंस, नागरिक शास्त्र में आपको पढ़ना है पॉलिटी, ठीक है। नागरिक शास्त्र में आपको पूरा पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको करना है, ठीक है। फिर आपका करंट अफेयर। ये 10 चीजें आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में दी गई हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि आपको कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है। मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर से, मतलब क्लियरिटी से बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज भटकिए मत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है और आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको जो बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग पढ़ने पर इसलिए अधिक जोर दे रही हूँ क्योंकि उसका जो मेंस में वेटेज है वो बहुत अधिक है। हमारे जो मेंस में क्वेश्चन आए थे वो मुख्यतः हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग से ही, मतलब रीजनिंग से नहीं आए थे क्योंकि रीजनिंग में नहीं दिया था, मैथ से आ गए थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, उसने लिखा है सिलेबस में तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहा था, प्रीलिम्स में रीजनिंग का वेटेज था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप अपनी बेसिक बेसिक सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बेसिक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तो कर लेना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है, तो हिस्ट्री पॉलिटी आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर, सॉरी, आपको फिर मैथ और रीजनिंग करनी है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग और फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं आज भी टेलीग्राम ग्रुप में देख रही थी, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल सी एक चीज बता चुकी हूँ कि जो करंट अफेयर होता है ना, वो आप ऐसा देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हो, मैंने स्पीडी बताई कि स्पीडी को आप फॉलो कर लीजिए, तो आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए ना स्पीडी को। ऐसा नहीं होगा कि आपकी चीजें कवर नहीं होंगी। अब कोई कह रहा है कि हम उत्कर्ष सर की क्लासेस कर लें, जो उत्कर्ष में पढ़ाते उत्कर्ष वाले चैनल में, तो आप उनका भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मंथली वाइज आप कर सकते हो, जो मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं उसको कर सकते हो। मंथली वाले से भी काम चल जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप मंथली वाली वीडियोस से करते हो तो आपको लास्ट में स्पीडी पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के टाइम पे, एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा उससे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीजें छूट जाती हैं। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट, कभी आते हैं प्रश्न डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बार हमारी पढ़ी हुई चीजें फंसी जाएं। ये हमारी किस्मत पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, चीजें आती हैं नहीं आती हैं। बस आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जो सरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो हम गलत ना करें। फिर आप इतने सक्षम हो जाएंगे इतना पढ़ने के बाद कि आप खुद ही चीजों को एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए, कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए करंट अफेयर का। अगर आप किसी की मंथली वीडियोस देख रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका रिवीजन होना चाहिए अच्छे से। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 5,000 फैक्ट पढ़ता है और उसको एक भी नहीं याद रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 500 फैक्ट्स को पढ़ के अच्छे से याद कर लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन तो उससे डायरेक्ट बने, और कुछ चीजों को वो एलिमिनेट इस प्रकार कर लेगा कि नहीं ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी एक चीजें बता चुकी हूँ कि रिवीजन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक सोर्स, लेकिन वो आपका सोर्स लास्ट तक बदलना नहीं चाहिए। ये आपके
अंदर मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपने अंदर से आनी चाहिए कि हम जो करंट अफेयर वीडियोस को फॉलो करें या फिर मैगजीन को फॉलो करें, तो वो हमारा लास्ट तक एक ही रहना चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो भी आपको इन सारे सब्जेक्ट, जो ये 10 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, उनके सबका मैंने आपको सोर्स, बुक लिस्ट सब कुछ बता के रखा है, ठीक है। तो आपको उसी को फॉलो कर लेना है। और अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, तो आप उसका रिवीजन मैक्सिमम टाइम रखिएगा और घटना चक्र जरूर लगाइएगा। पॉलिटी हिस्ट्री के लिए घटना चक्र आपको लगानी ही लगानी है। और मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने आपको, रीजनिंग के लिए प्लेलिस्ट मैंने बता दी है, मैथ के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बता दी है। एसएससी जीडी लेवल की अगर आप मैथ कंप्लीट कर लेते हो ना, चाहे किसी से भी कर लो, तो भी आपका काम हो जाने वाला है। मैं मेंस में बता रही हूँ, मैंने खुद राकेश सर की एसएससी जीडी लेवल की जो प्लेलिस्ट थी उसको मैंने फॉलो किया था, तो लगभग लगभग मेरा काम हो गया था। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अगर सिलेक्शन किसी ने करवाया है तो वो करवाया है मेरे जीएस ने, क्योंकि मैं जीएस मैंने बहुत दिनों से मैं पढ़ रही थी, तो मेरा जीएस काफी स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आए थे। मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि मैं मेंस के बाद मैथ पढ़ना स्टार्ट की थी और मैं सारा टाइम मैथ्स में ही दे रही थी, लेकिन स्टिल क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस भी करनी रहती है। मैथ का मतलब यही है कि अगर आपसे नहीं बनता तो नहीं बनता, आपको वो सीखनी पड़ेंगी चीजें। तो मैं बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन अगर आप जीडी लेवल की भी मैथ पढ़ लेते हो ना, तो भी आपका काम चल जाने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के लिए। तो आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के कई बार ये चीजें बताई हैं कि देखिए, मैंने तो क्या फॉलो किया था कंप्यूटर में। जो मैंने एमपीपीएससी की जब मैंने तैयारी की थी, तो एक उसकी परीक्षा धाम की कंप्यूटर की बुक आती है, तो मैंने उसको पढ़ा था पहले। फिर उसके बाद जब मेरा एग्जाम ये नजदीक आया, जैसे मान लीजिए जो एमपीपीएससी की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कंप्यूटर वैसे भी पढ़ते होंगे, बेसिक से ही आता है। उसके अलावा आप एक दो मैराथन देख लीजिए, बड़ी बड़ी जो 10-10 घंटे की होती है, उससे आपका काम चल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर में इनका वेटेज लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब पांच छह क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अ, मैं आपको आज सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप उनको या तो किसी किताब से, जो किताब मैंने बता रखी है उससे, और अगर आप किताब नहीं फॉलो कर सकते तो फिर यूट्यूब पर आप डालिए, टॉपिक डालिए कि जैसे संधि पढ़ना है तो आप संधि डालिए, समाज डालिए, बहुत सारे टीचर आएंगे जिनका भी आपको ठीक लगता है कि हाँ इनका हमें समझ में आ रहा है, आप उससे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है। मैं आपको एक चीज और कहूंगी कि जो मैंने 3 महीने का स्टडी प्लान बताया था, तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टाइम आपको बहुत कम मिलने वाला है। तो आप जैसे कि पॉलिटी और हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री मैंने पहले मंथ में बताया था, तो आप उसमें से ना थोड़ा सा समय 1 घंटा और एक्स्ट्रा निकाल के कंप्यूटर भी दे दीजिए कि हाँ अब यार मैं कंप्यूटर भी 1 घंटा पढ़ लूंगा, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको चीजें मैनेज करनी है, वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह आप कर लीजिए। तो इस तरह आप करेंगे ना, तो आपका कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश ये साइड से कवर हो जाएंगे कि हाँ यार इनको भी हम पढ़ रहे हैं, इनको भी समय दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो जाएंगी। नागरिक शास्त्र मैंने आपको बता दिया। साइंस भी मैंने आपको बता दिया था कि साइंस या तो आप खान सर वाली चीजों से कर लीजिए जो उनकी पीडीएफ आती है, नहीं तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। देखिए साइंस में आपको बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भूगोल के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि 11वीं की एनसीईआरटी जो दोनों आती है आप उसको पढ़ लीजिए। भूगोल मोर देन इनफ, सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपको भूगोल ऐसा नहीं करना है तो आप भूगोल की मैराथन क्लास देख लीजिए, क्योंकि भूगोल से मेंस में प्रश्न बहुत कम आए हैं, इवन आए ही नहीं थे भूगोल से, सच पूछिए तो आप मेन मतलब प्रीलिम्स बस में आते हैं, तो या तो आप कोई मैराथन देख लीजिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो भी आपका कंप्लीट करवाए हो। आप सुदर्शन सर हैं, एक सुदर्शन गुर्जर नाम है उनका, तो उन सर से आप 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं पूरा। अगर आप उनके वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको फिर 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, मतलब कुछ समझना ही नहीं पड़ेगा, वो पूरा एक्सप्लेन ही कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे मेंस के सिलेबस के बारे में। मैंने आपको प्रीलिम्स का बता दिया। देखिए प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, मेंस के सिलेबस में आपको मुख्यतः फोकस रहना है। प्रीलिम्स के सिलेबस में जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और ये ज्योग्राफी, इसको आपको कम समय, मतलब दिन में 1 घंटा भी अगर आप दे देंगे ना इन सब्जेक्ट्स को,
तो 2-3 महीने में तो ये निपट जाएंगे, मतलब 10-10, 15-15 दिन। जैसे 15 दिन आपने 1-1 घंटा समय दे दिया कंप्यूटर को, 15 दिन आपने 1-1 घंटा दिन में समय दे दिया इंग्लिश को, 15 दिन आपने 1 घंटा दे दिया हिंदी को, तो ये ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना ही इनका वेटेज है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जिस चीज का जितना वेटेज है आपको उसमें उतना समय देना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए मैंने बता दिया चीजें, अब मेंस पे बात करते हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए मेनली क्या चीजें हैं आपकी, पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए, मेंस की जो चीजें हैं उसमें तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जो आपका पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट के पार्ट का में आपका हिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको यही टॉपिक जो मेनली पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, हिस्ट्री में जो इसमें मेंशन किया गया, जैसे हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, इसमें पूरा देखिए ना, आपको डिटेल सिलेबस का मैं पीडीएफ डाल दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल में जो भी है मेरा, तो उस पे मैं डाल दूंगी। आप ये चीज देख लीजिएगा कि जो जो मतलब हिस्ट्री में जो जो चीजें आपकी इसमें मेंशन की गई पहले आपको उसको कंप्लीट करना है। देन अगर आपके पास फिर एक्स्ट्रा टाइम बचता है कि हाँ आपको और भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही जैसे बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह वाली चीजें, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि जो इसमें मेंशन है, लाइन बाय लाइन मेंशन है, डायरेक्ट आपको अगर आपको नहीं मिलती हैं चीजें ना, जैसे कि अब देखिए ये वाला बहुत सारे लोग टॉपिक बोल रहे थे कि 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण। आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिए ना, उसमें आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आप उससे अपने नोट्स बना लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिए चीजें, ठीक है। डायरेक्ट जब आपका सिलेबस दिया गया है चीजों के लिए, तो आप डायरेक्ट चीजों को गूगल पे डाल के या तो चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पे भी उससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप चीजों को और अपने टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर जितना इसमें दिया गया है ना टॉपिक, उतना उतना भी आप कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखिए क्या होता है, हम लोग एक गलती ये कर देते हैं कि जैसे कि हमने किसी सब्जेक्ट को पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको खत्म नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी वाली गलती होती है। आपको क्या करना है, आपको इस एक ही चीज में बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। जैसे अब मान लीजिए आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो आप हड़प्पा ही हड़प्पा पढ़ते रह गए, ऐसे नहीं करना है। मतलब जितना इस पे दिया गया है आपकी पूरी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आपको अक्षरशः जो भी है पूरा सिलेबस में आपका जो दिया गया है वो सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका देखिए प्राचीन से जितनी चीजें हैं वो दिया गया है आपके सिलेबस में ही, मध्यकालीन से क्या क्या पढ़ना है वो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। इतनी ही बस आपको चीजें कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये एक टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन। तो इसको आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालेंगे तो कई वीडियोस आ जाएंगी, मैंने भी ऐसे कंप्लीट किया था, तो आप उससे कर लीजिएगा, उसकी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। फिर एक आता है ये भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। देखिए इंडियन सोसाइटी वाला जो आपका ये पोर्शन है जो इसमें दिया गया है आपके सिलेबस में, तो उसमें क्या है कि ये यूपीएससी के सिलेबस से उठाया गया है। यूपीएससी में क्या रहता है, मेंस में हमारा लिखने को रहता है, मतलब डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्टिव वे में हमें लिखना रहता है, लेकिन जो हमारा पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। तो हमें ना मतलब अब देखिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर को अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो बहुत ना व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। इससे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम भारतीय समाज में क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें आएंगी। आपसे बन जाएंगी। यूजुअली जो चीजें आती हैं वो बहुत नॉर्मल आती हैं, बहुत व्यवहारिक वाली आती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना वहां पे, तो भी आपसे वो चीजें बन जाएंगी। तो भारतीय समाज में आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आपका मेंस एग्जाम नजदीक आएगा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले खुद ही आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे कि भारतीय समाज वगैरह वगैरह वाली चीजें, तो आप उनसे थोड़ा बहुत चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय समाज में आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत व्यवहारिक प्रश्न आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर एक है मध्य प्रदेश और भारत की जनसंख्या, इसमें एक टॉपिक है, उसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एक जनजाति वाला टॉपिक है, जनजातियां मध्य प्रदेश की। तो उसकी भी आप 5-6 घंटे की जो वीडियोस होंगी, जो रिवीजन क्लासेस वाली वीडियो होती हैं, उसको उससे देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने भी उससे ही देख के कंप्लीट की थी, ठीक है। तो मैंने आपको पेपर 1 के पार्ट ए के लिए चीजें बता दी। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में आपका पॉलिटी दिया गया। देखिए पार्ट बी में जितनी आपको चीजें दी गई हैं मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने घटना चक्र घोट के पी ली तो आपका प्रश्न छूटेगा ही नहीं पॉलिटी से। मतलब पॉलिटी का जो पार्ट बी वाला है हमारा मेंस का, मतलब पेपर 1 का, तो उसमें जो पॉलिटी दी गई है उसमें अक्षरशः जो आपकी चीजें हैं वो सारी पॉलिटी में घटना चक्र में दी गई हैं। आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र को कंप्लीट कर लीजिए, पार्ट बी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, ठीक है, कि हमें पेपर 2 में क्या करना है।
देखिए, अब पेपर 2 में हमारा जो है उसके पार्ट का में क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर आप जो पहले पढ़ रहे थे वही आपकी चीजें काम में आ जाएंगी। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या मध्य प्रदेश वाला करंट अफेयर भी पढ़ना है, तो नहीं, आपको मध्य प्रदेश वाला करंट अफेयर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया इसने। जो आपका ये पूछ रहा है मेनली जो भारत से रिलेटेड वाली चीजें होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उससे रिलेटेड मेरे में तो करंट अफेयर ऐसे ही आया था, ठीक है। एमपी से रिलेटेड वैसी चीजें नहीं आई थी। तो ये हो गया। फिर जो ये आपका एक दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वाली चीजें, इसमें सारा दिया गया है। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जो आपका पेपर 2 के पार्ट का में दिया गया है, आप सारी चीजों को गूगल पर डालेंगे अगर, कि जैसे मेरे को आप बता दीजिए सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, उससे रिलेटेड, या तो आप यूट्यूब पर भी एक एक टॉपिक को डाल के ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज को आपको डाल के कंप्लीट करना है, जैसे कि अब यहाँ पर रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, या तो आप रोबोटिक्स से रिलेटेड आप चीजें गूगल पर डालकर उसमें पढ़ लीजिए कि हाँ क्या क्या चीजें रोबोटिक्स में होती हैं। फिर आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, ऐसे जितनी भी जीआईएस, जीपीएस, ये जितनी सारी चीजें हैं, सुदूर संवेदन, सबको आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स के वे में बना लेना है। मतलब एक चीज आपको करनी है कि हर टॉपिक के बारे में, ठीक है, 2 पेज आपके पास होना चाहिए। हर टॉपिक के बारे में आपके पास 2 पेज नॉलेज होना चाहिए, 2 पेज का नॉलेज। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, किस क्षेत्र में इनका उपयोग है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का इंडेक्स बना के आपको चीजों को लिख लेनी है अपनी नोट्स में। बस इतना ही आप अगर इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो एक और पार्ट है आपका है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोरा कागज यूपीएससी वाले जो सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी नोट्स दी थी, मुझे उनकी नोट्स काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, तो आप वो वाली नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। कोरा कागज यूपीएससी वाले सर ने नोट्स प्रोवाइड की थी आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो आप उनकी नोट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपके है पेपर 2 के मैथ्स, मतलब पूरी मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है। अक्षरशः जो चीजें दी गई हैं पहले मैथ्स में उनको कंप्लीट करनी है, ठीक है। लेवल आपका एसएससी जीडी, ठीक है। जो ये चीजें आपका दिया गया है, तो सारी चीजें आपको माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, एक एक चीज को आप यूट्यूब पर डालोगे, सारे से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे, उनसे देख के आपको कंप्लीट कर लेना है, बहुत ज्यादा इनमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह में आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। रीजनिंग जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, तो आप उसको बस कंप्लीट कर लीजिए। मैंने आपके सारे जो सिलेबस के पार्ट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको स्टिल कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस चीज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, किस चीज में आपको मतलब डाउट्स हैं, तो आप पूछ लीजिएगा। मैं सारी चीजें आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे आइडियाज आते हैं कि हाँ मुझे किस विषय पर वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।